हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप आपको जो क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी, एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को। और लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी नाउन जेंडर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको सारी थिंग्स क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि नाउन जेंडर क्या होता है। अभी तक मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया है, देन नाउन पढ़ाया है। नाउन में मैंने नाउन पढ़ाया, ठीक है, नाउन के काइंड्स पढ़ाए। उसके साथ में नाउन नंबर पढ़ाया मैंने आप, नाउन नंबर के बाद नाउन जेंडर पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है नाउन का ही, नाउन केस, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है नाउन केस। केस केस पता है आपको क्या होता है, ठीक है। केस मुकदमा, केस करते हैं, ठीक है। कोई आप पे केस कर दिया या किसी ने किसी पर केस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक केस। केस का मतलब अगर मेनली हम ग्रामर में देखें वो तो अलग बात हो गई। मेन बात वही होती है कि केस भी जो करते हैं वो के किस पे करते हैं, ऐसे ही पर्सन पे करते हैं जिसको आप जानते हैं, कोई ना कोई रिलेशन होता है। ऐसे किसी अजनबी पे तो नहीं कर देते हैं, ठीक है। कोई भी करता हो तो कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो इस केस का मेन मतलब क्या है कि ये रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन बताता है, ठीक। टू वर्ड्स में, ठीक है, नाउन है तो नाउन का अदर नाउन के साथ में रिलेशन बताता है, ठीक है। अब क्या रिलेशन हो सकता है, कितने पार्ट्स हो सकते हैं इसके, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, क्या। तो केस क्या है, मेनली इट डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, क्या, कि दो नाउन के बीच में ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ये इसकी डिफिनेशन कह सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, ये आपको देखना है। तो इसके मेनली 5 पार्ट्स होते हैं। पहला है नॉमिनेटिव, या इसी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव केस, एंड थर्ड आता है इसी में डेटिव केस, एंड फोर्थ वोकेटिव केस, एंड फिफ्थ द मेन पोजेसिव केस, ठीक है। ये 5 टाइप्स के आपके केस हो गए। अब इन्हीं को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस से आप क्या समझते हैं, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट अगर है किसी भी सेंटेंस में तो वो क्या होता है, उसका सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मान लिया राम gave a pen to राहुल, ठीक है। या इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, राम गेव राहुल अ पेन, ठीक है। इसके प्लेस पे, राहुल के प्लेस पे हम कोई प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, राम गेव मी अ पेन, ठीक है, राम गेव अ पेन टू मी। ये एक सेंटेंस हम नॉर्मली देख लेते हैं। इसमें हम आपको तीनों केस जो हैं ये इसी में डिफाइन कर देंगे, इसी से समझ सकते हैं नॉर्मली। अब सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट यानी किसने, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो वर्क को करने वाला होता है, जो मेन फोकस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम सिंपली एक वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज हु।
अगर हम किसी भी सेंटेंस में हु लगा देते हैं तो हमें मेनली क्या मिल जाता है, सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे ही इसमें अगर हम हु लगाएं, ठीक है, इसको हटा दें तो हु गिव मी अ पेन, ठीक है, हु गिव अ पेन टू राहुल, किसने दिया, राम ने दिया। तो राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, यानी हु लगाने से हमें क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है। किसी भी सेंटेंस में लगा लें, जैसे ही लाइक्स हर वेरी मच, ठीक है, तो मतलब वह उसको बहुत पसंद करता है। कौन पसंद करता है, वह, यानी ही लाइक्स। तो ही क्या हो गया, हमें हु लगाने से क्या मिलेगा, कौन, कौन मतलब ही, यानी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही यहां क्या है, राम, यहां राम सब्जेक्ट है, ये क्या है, यहां राम सब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। समझ में आया कि राम क्या है, यहां पे सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। ये आपकी वर्ब होती है, इतना तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है, वर्ब है। देन गिव अ पेन, क्या दिया, ठीक है, अभी किसकी बात कर रहे हैं, क्या, राम ने दिया, क्या दिया, अ पेन, क्या दिया, अ पेन। तो ये जो क्या आता है, यानी व्हाट लगाने से जो वर्ड हमें मिलेगा, ठीक है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या दिया, अ पेन, और ये पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो डायरेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। गॉट इट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए हमें क्या लगाना होता है, व्हाट, यानी क्या। अगर हम किसी भी सेंटेंस में क्या का आंसर मिल जाता है, हमें क्या का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी वहां पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ओके। देन ये पता है आपको, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, जो आगे पढ़ाएंगे। ये फिर किसको दिया, टू हुम। अब थर्ड थिंग है, किसको दिया, टू हुम। अगर हम हुम लगा दें तो हुम लगाने से जो वर्ड हमको मिलता है वो हमें क्या मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या है, डेटिव केस है, ठीक है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा डेटिव केस होता है। आई होप ये समझ में आया आपको, ठीक है। ये देख सकते एक ही सेंटेंस में मैंने आपको ये तीनों केस क्लियर कर दिए। सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, डेटिव केस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है वोकेटिव केस, ठीक है। वोकेटिव केस क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वोकेटिव केस में हम इसको हिंदी में अगर कहें तो कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन यानी किसी को संबोधित करना, बुलाना। यहां मेनली अगर हम आपको कहें वोकेटिव केस में, तो हम यहां पे या तो हम किसी को कॉल करें, ठीक है, बुला रहे हों, या हम अटेंशन पाएं, ठीक है। अटेंशन पाने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें हम किस केस में रखेंगे, वोकेटिव केस में। सब जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं हम, ठीक, जैसे राहुल, ठीक है, सर इज कॉलिंग यू, ठीक है। तो यहां क्या है, ये राहुल, राहुल सर तुम्हें बुला रहे हैं, तो हम किसको आवाज दे रहे हैं, राहुल को। तो ये राहुल क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, वोकेटिव केस। अटेंशन के लिए अगर हम बात करें, जैसे मान लिया हमने कहा है
हेलो एवरीवन, ठीक है, लिसन टू मी। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, सभी को अटेंशन के लिए यहां पर भी बुला ही रहे हैं, हम सबको अटेंशन सबका अपनी तरफ खींच रहे हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, लिसन टू मी लाइक दिस। तो ये क्या है, यहां पर भी ये जो है एवरीवन, ये किस केस में आएगा, वोकेटिव केस में आएगा। गॉट इट। तो सब्जेक्टिव केस समझ गए, ऑब्जेक्टिव केस आप समझ गए, डेटिव केस आप समझ गए, और वोकेटिव केस समझ गए। गॉट इट। अब मेनली जो आपको अंडरस्टैंड करना होता है वो है पॉजेसिव केस। ये चारों केस जो अभी आपने पढ़े ये सिंपल है, इनका बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं है, लेकिन हाँ जब आप एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे उसमें यूज होता है। ठीक है, इन तीनों केसेस का। बाकी चौथा केस तो आप समझ गए, संबोधन के लिए। अब मेन आता है पॉजेसिव केस की। पॉजेसिव केस क्या है, इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, इसको रेज करते हैं। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब आते हैं हम अपने मेन केस पे, दैट इज पॉजेसिव केस, जिसको अच्छे से डिफाइन करना होता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। पॉजेसिव क्या होता है, पोजेसिवनेस, पोजेशन, ये ऐसी थिंग है जिसको हम कहते हैं ऑनरशिप, यानी अधिकार, राइट। ठीक है, नेचर भी होता है कुछ लोगों का। स्पेशली आपने देखा होगा कि लव रिलेशंस में क्या होता है, मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि यू आर वेरी पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब है अपना अधिकार जमाना, बहुत ही ज्यादा देखना। तो लोग पॉजेसिव भी होते हैं, ओवर पॉजेसिव भी होते हैं। ठीक है, तो पोजेशन का मीन्स मेनली होता है अधिकार, कि आप किस पे अधिकार दिखा रहे हैं, कोई थिंग है, कोई पर्सन है, उस पर अपना अधिकार दिखाना। ठीक है, तो उन्हीं वर्ड्स को, ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनसे आप अधिकार दिखाते हैं। तो कौन कौन से वो वर्ड्स हैं और क्या उसमें यूज होता है, कैसे उनके रूल्स होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को डिफाइन करना है। ओके, तो पोजेसिव इसको आप लिख सकते हैं जैसे ओनरशिप, ओनरशिप हो गया। ठीक है, या कोई पर भी राइट, मतलब अधिकार बताएं अपना, ये होता है पॉजेसिव केस। अब इसको हम टू थिंग्स, इसके जो होते हैं टू पार्ट्स होते हैं, इसको दो तरीके से हम टू वर्ड्स के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, पोजेशन दिखाते हैं। फर्स्ट होता है आपका अपोस्ट्रोफी एस एंड सेकेंड इज ऑफ। इन दोनों वर्ड से हम किसी भी थिंग का, किसी भी पर्सन का नाउन के साथ में, नाउन का अदर वर्ड्स या अदर नाउन के साथ में हम रिलेशन बताते हैं इन टू वर्ड्स के थ्रू। ओके, अब इनका यूज बताते हैं कि कहां पर हम मेनली इनका यूज करते हैं। तो अपोस्ट्रोफी एस का जो मेनली यूज होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए होता है, लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स में भी कौन से नाउन आते हैं, क्योंकि इसका हम यूज किस पे करेंगे, नाउन पे करते हैं। और कौन कौन से नाउन होते हैं इसमें, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। इन पर हम इनका अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और प्रॉपर और कॉमन नाउन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एंड ऑफ का यूज हम कहां करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, अब होता क्या है कि इन्हीं में प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, एरर्स दी जाती हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, मान लिया कि दी टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाई माई यंगर। ये
हो गया आपका ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी और ये डी। अब इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ए पार्ट में एरर है। कैसे? यहां देखें, ये क्या लिखा हुआ है, टेबल सिलेक्ट्स, और जबकि टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग्स में हमने क्या बताया, क्या लगेगा आपका, ऑफ लगता है। तो ये इसका जो राइट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, द लेग्स ऑफ द टेबल। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हम ऑफ का यूज करते हैं और लिविंग थिंग्स के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। गॉट इट? आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके कुछ और रूल्स होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे यहां पे। ये इतना समझ में आ गया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब इसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें देखना है कि हम मेनली अपोस्ट्रोफी एस का यूज कहां कहां पर करते हैं। ठीक है, तो डालते हैं रूल्स। जैसे फर्स्ट है कि अगर लास्ट में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पे अपोस्ट्रोफी एस का पूरा यूज ना करके सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं, तो जिन वर्ड्स के लास्ट में, अगर वर्ड्स के लास्ट में एस या एस एच आ जाए, ठीक है, यानी सा का साउंड आए, ठीक है, स का साउंड आता है, अगर ये साउंड आ जाए तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं। ये सिर्फ, जैसे मान लिया गणेश, ये ऐसे, ठीक है, अगर हम लिखें, अब यहां देखो, यहां पे एस एच है और यहां पर अपोस्ट्रोफी एस भी लगा रहे हैं, यहां पर हम ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, गणेश स्टेच्यू। ठीक है, और जैसे ऐसे ही लिखते हैं, मान लिया बॉयज हॉस्टल, बॉयज एक बॉय का तो हॉस्टल होता नहीं है, बहुत सारे बॉयज होते हैं, प्लूरल में बॉयज आएंगे, तो बॉयज हॉस्टल होता है, गर्ल्स हॉस्टल होता है, इसी तरीके से। ठीक है, गॉट इट? तो जिसमें लास्ट में एस या एस एच आएगा वहां पर हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वेट अ सेकेंड, गॉट इट? नेक्स्ट, सेकेंड रूल की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि हम और कहां कहां पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। फर्स्ट थिंग देखते हैं कि अगर कहीं पर भी आप मनी की बात कर रहे हैं, मनी यूनिट्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, मनी यूनिट्स की बात करते हैं, और इसके साथ में आप लगाते हैं वैल्यू या वर्थ, क्योंकि मनी भी क्या है, चाहे वो आप कोई मेटल का यूज कर रहे हो, सिक्के कॉइन्स यूज कर रहे हो, या फिर कोई पेपर करेंसी यूज कर रहे हो, दोनों है तो वैसे कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी क्या है, गवर्नमेंट ने एक वैल्यू, एक वर्थ डिसाइड कर रखी है, इस वजह से हम उसको वैल्यू करते हैं, उसको नोट मानते हैं और उसको चलाते हैं, उसका यूज करते हैं। अदरवाइज वो क्या है, एक पेपर का टुकड़ा ही तो है, तो उसकी क्या होगी, एक वैल्यू है। तो इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे आ रुपीज वैल्यू, ठीक है, और जैसे आ पाउंड्स वर्थ। ठीक है, तो जहां पर भी हम मनी यूनिट की बात करेंगे और उसकी वैल्यू या वर्थ की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। गॉट इट? देन सेकेंड हो गया, थर्ड यहां पे लिख देते हैं। थर्ड थिंग में क्या होता है कि अगर हम कुछ ऐसी थिंग्स है जो नॉन लिविंग हैं, लेकिन उनको अगर हम ह्यूमन की तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे ह्यूमन के तरीके से जो भी थिंग्स हो गई, यानी नॉन लिविंग थिंग्स हैं,
नॉन लिविंग थिंग्स को हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन, तो इनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। एज एग्जाम्पल क्या है, जैसे द डेथ्स आई सी हैंड्स, द फॉर्च्यून्स फेवरेट। ठीक है, अब दोनों देख लीजिए, डेथ हैंड्स किसके होते हैं, ह्यूमन के होते हैं, तो यहां पे डेथ को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, एज अ ह्यूमन, तो इसके साथ भी हम किसका यूज कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर। ऐसे ही फॉर्च्यून्स फ्यूचर, फॉर्च्यून मतलब भविष्य, ठीक है, उसका फेवरेट, सॉरी फॉर्च्यून्स फेवरेट, तो फेवरेट थिंग्स किसकी होती हैं, ह्यूमन की होती हैं मोस्टली। तो यहां पर देखो इसको हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन, तो इसलिए इसको इसके साथ भी क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यानी पर्सोनिफाई कर रहे हैं। अगर पर्सोनिफिकेशन हम किसी वर्ड का करेंगे एज अ ह्यूमन, तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अगर किसी वर्ड में, ठीक है, अगर कोई वर्ड है और वो वेट बता रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वेट को डिनोट करते हैं, और साथ में वेट वर्ड लिखा हुआ है, तो ऐसे जो वेट डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं उसके साथ में वेट आता है, तो उनके साथ में भी हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट। गॉट इट, सिंपल है। नेक्स्ट, ऐसे ही ये हो गया। देन अगर टू क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड नाउन्स होते हैं जो बिल्कुल आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, तो उनके साथ में हम क्या करते हैं, लास्ट नाउन के साथ में हम अपोस्ट्रोफी इसका यूज करते हैं। किसके साथ में, लास्ट वाले नाउन के साथ में, एज जैसे राम एंड सीताज सन्स, तो ये दोनों क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। राम एंड सीता क्या थे, हस्बैंड वाइफ, तो ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, राम एंड सीताज सन्स। लेकिन अगर क्लोजली रिलेटेड ना हो तो उसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। अगर ऐसे दिया हो, मान लिया अगर क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, राम्स एंड श्याम्स सन्स। ठीक है, अगर क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो अलग अलग हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, लेकिन अगर क्लोजली रिलेटेड हैं तो हम लास्ट वाले नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। गॉट इट, फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट, सिक्स्थ, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, अगर हम, ठीक है, कुछ नाउन है शॉर्ट एक्सप्रेशन, शॉर्ट एक्सप्रेस करने के लिए हम उनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अगर इसके साथ में शॉर्ट एक्सप्रेशन यानी किसी का अराइवल या डिपार्चर की बात होती है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप जैसे द बोट्स, द ट्रेन्स, द प्लेन्स। अब दोनों में अगर ये अराइवल दिया हो, इसका अराइवल या डिपार्चर, तो भी हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल आता है
6 हो गया, 7 नंबर। अगर हम बात करते हैं कि आ दिया हो प्लस नाउन दिया हो प्लस ऑफ दिया हो और फिर नाउन दिया हो, ठीक है, फिर से नाउन हो, तो ऐसे में हम लास्ट वाले नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में पिक्चर ऑफ राम, तो इसका मतलब क्या होगा, राम की एक पिक्चर। लेकिन यही हम अगर यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, राम की पिक्चर्स में से एक। ठीक है, तो देखो आ लिखा हुआ है, फिर नाउन है, ये पिक्चर क्या है, एक नाउन है, फिर ऑफ है, फिर नाउन है। तो ऐसे अगर कोई भी वर्ड दिया होगा, कोई सेंटेंस दिया होगा, तो उसमें हम लास्ट वाले नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है, अगर किसी मतलब नाउन में जैसे 2 नाउन दिए हैं, अगर 2 कॉन्टिन्यू नाउन दिए तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करेंगे, तो उसमें हम दोनों पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। ये चीज याद रखनी है, रिमाइंड रखनी है कि दोनों पर अगर अपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। एज जैसे लिखा हुआ है राम्स वाइफ्स करियर, तो यहां देखिए राम पर भी अपोस्ट्रोफी एस है, वाइफ पर भी अपोस्ट्रोफी एस है, दोनों नाउन हैं और दोनों कॉन्टिन्यू नाउन आ रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा द करियर ऑफ राम्स वाइफ। गॉट इट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी तक आपने अपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स पढ़े हैं, रूल समझ लिए, और मोस्टली यही होता है, ठीक है, जिन पर आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। जैसे अभी हमने आपको एक को लिख के दिखाया था, ठीक है, तो वो क्या है, एरर डिटेक्शन का पार्ट आता है कि जिसमें आपको 4 पार्ट्स दिए होते हैं और उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि किस में गलती है। फ्लो में जब हम आप पढ़ते हैं उसको, तो हमें एक बार में पढ़ने में पता नहीं चलता है कि रॉन्ग कहाँ पे है, इसीलिए हर एक पार्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पर तो चलो अलग अलग चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको एरर्स दिख रही हैं, लेकिन जब आप सब कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद में जब एरर्स फाइंड करनी होती हैं तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है, तो हर एक पार्ट को अच्छे से समझ के और उसमें एरर फाइंड आउट करनी है। आई होप ये जितनी थिंग्स मैंने आपको बताई हैं ये आपको समझ में आई होंगी कि ऑफ का यूज कहाँ पे करना है और अपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड हो गया, साथ में हो गया। हाँ, एक चीज़ और आती है इसके साथ में, एक और लिख लें, मान लो 9 नंबर कि अगर कंपाउंड नाउन आ जाता है, जो हमने आपको कंपाउंड नाउन पढ़ाया था, कंपाउंड नाउन हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उनका सिंगुलर प्लूरल भी बता चुके हैं। तो ऐसे ही क्या है, कंपाउंड नाउन अगर होगा तो उसमें क्या होता है, इसमें भी लास्ट जो नाउन होगा, लास्ट नाउन के साथ में ही आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे सन इन लॉ, तो सन इन लॉज हो जाएगा, ठीक है, अराइवल, डिपार्चर, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रमोशन, ऐसे करके। तो कंपाउंड नाउन में भी क्या होता है, लास्ट वर्ड के साथ में अपोस्ट्रोफी एस आप लगाते हैं। गॉट इट। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, और सो just going to give a brief summary of the class. In the starting I told about noun case, so I told you that the case means the relation between two nouns, which describes the relation between two nouns by the words apostrophe s or of. Okay, the kinds of case
nominative or subjective case, objective case, dative case, vocative case, and possessive case. So I described subjective, objective, and dative case. Subjective, the subject who works, that is subject, and it means it is subjective case. And then means if the subject do any work or give something to any person or anyone, so if we question by what, so we get the direct object. So direct object is the objective case. And if we take the question by the word to whom, so we get the indirect object, and indirect object is dative case. And then I told about the vocative case. So it means when you are calling or paying getting attention of anyone or the people, so it means it is in vocative case. Okay, then I expressed the possessive case. So possessive case, there are some rules. I told about the 9 rules to you all and described all the rules to you, all the rules properly. And I hope you get everything properly. And I hope it's enough for today. So इतना काफ़ी है. So please just try to like, share, comment and subscribe. और कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है. ठीक है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं. अगर कोई सजेशन हो, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको समझ ना आ रहा हो, मेरी लैंग्वेज, मेरी राइटिंग या कुछ और भी, अगर कोई सजेशन हो तो वो आप मुझको ज़रूर दीजिए, जिससे मैं कोशिश कर सकूं कि मैं अपनी उन चीज़ों को और बेटर कर सकूं और आपको और अच्छे से क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं. ठीक है, क्योंकि मेनली आप लोगों के लिए ही है. तो सजेशंस दीजिए और सपोर्ट करिए. और उम्मीद यही है कि आपको जितना भी इंग्लिश का सिलेबस है, जो जो चीज़ें आती हैं, जिनमें आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी थिंग्स आपको इसी चैनल पे क्लियर हो जाएंगी. कोई क्वेरी नहीं रहेगी. अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट में कर सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस टाइम फ्रेंड्स.